मंडी नगर निगम में रेहड़ी फड़ी से अपना रोजगार चलाने वाले 392 लोगों के लिए 35 स्थान चिन्हित हो गए हैं, जिसकी अधिसूचना कमिश्नर नगर निगम मंडी ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि सीटों से संबंधित रेहड़ी वर्कर्स यूनियन इसकी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। अभी तक जो भी रेहड़ी फड़ी धारक शहर में रेहड़ियां लगाते थे, वे नगर निगम परिषद के समय मिले स्थानों और लाइसेंस के आधार पर ही थे, लेकिन नगर निगम बनने के बाद नए क्षेत्र निगम में शामिल किए हैं और कुछ नए रेहड़ी फड़ी वाले भी शहर में आए थे, जिन्हें अभी तक स्थान और लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे, जिसके लिए यूनियन ने पिछले दिनों निगम कार्यालय का घेराव भी किया था। उसके बाद 8 मई को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में 15 दिनों में सर्वेक्षण और वेंडिंग क्षेत्रों और लाइसेंस जारी करने का फैसला हुआ था, जिसकी अनुपालना में सर्वेक्षण के आधार पर ये स्थान नोटिफाई हुए हैं। वहीं रेहड़ी फड़ी यूनियन के महासचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि इस अधिसूचना के बाद कोई रेहड़ी फड़ी धारकों को तंग नहीं कर पाएगा। उन्होंने इन सभी रेहड़ी धारकों को जल्दी लाइसेंस जारी करने की मांग पुनः दोहराई है और सभी वेंडिंग क्षेत्रों के आसपास ग्रीन लाइनों की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में स्टेट बैंक के बाहर बूट पॉलिश करने वाले कुछ वेंडर्स इसमें छूट गए हैं, इसलिए यूनियन ने इसमें संशोधन करने की भी मांग की है। 15 मई 2023 को हमें एक नोटिफिकेशन नगर निगम से मिली और जो कि हमारी रेहड़ी फड़ी यूनियन की एक मांग भी थी, जो पिछली जो मीटिंग है टीवीसी की हुई, हमने उसमें मांग रखी थी कि जितने भी हमारे वेंडिंग जोन है उसकी हमें वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोनों की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो पिछले कल हमें वो प्राप्त हुई है और उसमें हमें 35 वेंडिंग जोनों को नगर निगम ने चिन्हित किया है, लेकिन उसमें जो 392 जो वेंडर है उसका ये पता नहीं है कि कौन सा वेंडर किस वेंडिंग जोन में है। तो हमारी एक नगर निगम से मांग है कि जो 392 जो वेंडर है हमारा, वो उसका कौन सा स्थान है, उसकी पहचान के लिए उसको आई कार्ड भी मिलना चाहिए और उसे लाइसेंस भी मिलना चाहिए, ताकि उसके स्थान का पता लग सके और उसका वेंडिंग जोन का भी पता लग सके। और जो एक ग्रीन मार्किंग वेंडिंग जोनों में होनी है वो भी होनी चाहिए। और साथ में कुछ वेंडर हमारे जो छूटे हैं, जैसे मोची का जो कार्य करते हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। 8-10 हमारे जो वेंडर हैं काफ़ी समय से वो लगा रहे हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। और साथ में जो 35 वेंडिंग जोन है उसमें जो 11वां वेंडिंग जोन है हमारा, जो 2012 की नोटिफिकेशन थी, उसमें केंद्र वेंडिंग जोन के नाम से वो नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हुई थी नगर परिषद से, लेकिन नगर निगम ने उसे बदलकर जो है उसको डिखट कर दिया है। इसमें जो हमारा पुराना वेंडर लाइसेंस वाला है उसे वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। जो हमारा पुराना वेंडर है वो वहीं होना चाहिए और जो उसमें नया वेंडर आया है पुराने वेंडिंग जोनों में, उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट नगर निगम कर सकती है। और जितने भी वेंडिंग जोन है उसको सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से लगाने का यही तरीका है कि सभी वेंडरों को आई कार्ड और लाइसेंस नगर निगम जल्द से जल्द जारी करे। चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी बस स्टैंड पर मंगलवार साय मंडी से मनाथू जा रही मंडी डिपो की HRTC की इलेक्ट्रिक बस में अचानक खराबी आने के कारण लगभग 25 सवारियां हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। बस स्टैंड पर यह घटना जब घटित होते ही कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ से मंडी बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान चालक ने बस को बस स्टैंड भवन के कॉर्नर से टकरा दिया, अन्यथा कई लोगों की जानें इस घटना में जा सकती थी। बस स्टैंड पर उस समय लोगों की काफी भीड़ थी। मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस HP
666266 जो दुर्गापुर से मंडी पहुंची थी, उसे 7:15 बजे के करीब मराठू रूट पर जाना था। जैसे ही मराठू रूट पर जाने के लिए चालक ने बस को स्टार्ट किया, वैसे ही तकनीकी खराबी के चलते चालक ने बस को ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। बस के साथ ही अन्य बस भी खड़ी थी, जिससे भी यह बस टकराई है। हादसा टालने के लिए बस को बस स्टैंड की सीढ़ियों से टकराना पड़ा, तभी यह बस रुक पाई। इलेक्ट्रिक बस में तकनीकी खराबी की यह घटना HRTC को भी सख्ती में डाल गई है। इधर मंडी बस अड्डा के मुख्य निरीक्षक पवन गुलेरिया ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो हमारी लोकल रूटों पर चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहन है, वो अचानक शाम को एक छोटा सा हादसा हुआ बस स्टैंड के ऊपर। इसमें जो भी है इलेक्ट्रिकल, पता नहीं गाड़ी में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, इसके हम कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते, और कोई भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ा हादसा उनसे टल गया। मानसिक तौर पर थोड़ी मोटी चोटें आई है, इसके लिए कमेटी बिठाई है। गाड़ी वैसे ठीक है, गाड़ी पर स्टाफ को ले गए हैं। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन उसमें क्या पता अंतर उसमें क्या खराबी है क्या नहीं है। तो साथ में दूसरी बस के हाँ, बस स्टैंड में हमारी जो लोकल बस पार्क हुई थी, जिसमें कटवाड़ा तक को जाना था, उसके साथ टकराई गाड़ी। उसके बजने के कारण गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होने के कारण पौड़ियों सेट कराने के बाद हमारी गाड़ी वहाँ रुक गई, जिसकी वजह फ्रंट का शीशा जो गाड़ी का नीचे गिरा, उसकी वजह से शीशा गिरने के कारण छोटी मोटी चोटें यात्रियों को आई है, किसी को जो बाहर खड़े थे लोग। बाकी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, मगर बस को काफी नुकसान पहुंचा है। यदि यह हादसा नहीं टलता तो प्रवेश द्वार पर स्थित कई दुकानें और लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला तय बाजारी यूनियन ने सीटू के बैनर तले महापौर सुरेंद्र चौहान को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन का कहना है कि तय बाजारियों को बसाने के लिए आजीविका भवन बनाया गया है, लेकिन उसमें तय बाजारियों के अलावा भी अन्य लोगों को दुकानें दी गई हैं। इसके अलावा ज्ञापन के द्वारा महापौर को तय बाजारियों की अन्य समस्याओं से अवगत करवाया गया है। सीटू अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि आजीविका भवन का निर्माण तय बाजारियों के लिए किया गया था, लेकिन वहां पर अन्य लोगों को भी दुकानें अलॉट कर दी गई हैं। महापौर को ज्ञापन देकर इस पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। उनकी जगह पर बाजार में दूसरे लोग बैठ गए हैं। मेहरा ने कहा कि नगर निगम रेहड़ी फड़ी वालों को सर्टिफिकेट देने के बावजूद उनका चालान काट रहा है। ये नहीं होना चाहिए। वेंडिंग कमेटी की बैठक लंबे समय से नहीं हो पाई है। इस बैठक में रेहड़ी फड़ी वालों की समस्याओं को रखा व उनका निराकरण किया जाता है। इन मसलों को लेकर मेयर को ज्ञापन दिया गया है। महापौर ने इस पर सकारात्मकता के साथ जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। यूनियन संबंधी सीटू की ओर से ये डेपुटेशन जो है आज मिला है। सबसे पहले तो हमने शुभकामनाएं दी है, क्योंकि अभी नए नए महापौर बने हैं सुरेंद्र चौहान जी, और एक ज्ञापन भी हमने सौंपा है तय बाजारी की मांगों को लेकर। और हमने ये रिक्वेस्ट की है इनसे कि टाउन वेंडिंग कमेटी, जो कि 2014 में देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने मार्च 2014 में कानून बनाया था रेहड़ी फड़ी तय बाजारी को लेकर, जिसमें स्पष्ट था कि किसी भी तय बाजारी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको बसाया जाएगा। उनके लिए जो है वेंडिंग जोन्स बनाए जाएंगे, उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो जो हम देख रहे हैं वर्तमान में कि बहुत सारे रेहड़ी फड़ी तय बाजारी जिनको स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट इशू किए गए थे कानून के अनुसार, उनको भी तंग किया जाता है शिमला शहर के अंदर, जबकि कानून इस बात को स्पष्ट करता है कि उनको उजाड़ा नहीं जा सकता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उसी कानून के इर्द गिर्द बाद में जब तत्कालीन नगर निगम जो थी उसने एक आजीविका भवन का निर्माण किया था, उसमें भी ये पैसा जो आया था ये तय बाजारी के लिए आया था। लेकिन आजीविका भवन के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे एडजस्ट किए गए हैं जो कि तय बाजारी नहीं हैं, तो मूलतः ये तय बाजारी का हक बनता था उस पर। और तीसरा मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे तय बाजारी जो शिफ्ट किए गए हैं आजीविका भवन में, वो जहाँ से उनको जो है शिफ्ट किया गया है, पुरानी जगह जो है उसको वैकेट किया जाना चाहिए कानून के अनुसार, ताकि कोई और जो आदमी है अगर उसको एडजस्ट करना तो उसके बारे में जो है नगर निगम या सरकार सोच सकती है।
इसके साथ साथ जो टाउन वेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग जो नियमानुसार होनी चाहिए वो लगातार पिछले कई महीनों से कई साल गुजर रहे हैं कि ये टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती है। आप सबको मालूम है टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर 40% जो है तय बाज़ारी होते हैं और ये कानून के अनुसार इजाज़त देता है टाउन वेंडिंग कमेटी को कि रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं तय बाज़ारी के, रेडी फड़ी के, उन पर जो है उस मीटिंग में पूरा डेलिब्रेशन हो, चर्चा हो और इसके संदर्भ में जो भी नीति का निर्माण है उस पर बातचीत हो और अगर कोई दिक्कतें हैं रेडी फड़ी तय बाज़ारी की उसका निराकरण हो, उसका समाधान हो। तो ये बैठ के भी नहीं हो रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है महापौर साहब से मिले हैं और काफ़ी सकारात्मक रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है। तो चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बागवानी मंत्री जगत नेगी ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौट आए हैं। मीडिया से बातचीत में जगत नेगी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से बागवानी के क्षेत्र में नई चीजें देखी हैं, उनको हिमाचल में लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। नेगी ने कहा कि इस बार सेब सीजन के लिए बहुत कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में भांग की खेती को औषधीय गुणों व उद्योग के लिए उपयोग में लाने के लिए वैध करने की बात चल रही है, जिसके अध्ययन के लिए हिमाचल से उनकी अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में जा रही है। इससे हिमाचल को कितना फायदा होगा, इसको लेकर 20 से 23 मई तक कमेटी जाकर अध्ययन करेगी और उसके बाद सरकार हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली जो है क्लीन प्लांट सेंटर के बारे में जानकारी और टिश्यू कल्चर के बारे में जानकारी लेना था। उसमें बहुत सारे कुछ है करने के लिए, खासकर जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में जो हम प्लांट मटेरियल दे रहे हैं उसकी हम लोग जो है यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रहा है, उसका डायग्नोज नहीं हो रहा है और कोई हमारे पास यहाँ पर उस किस्म की कोई हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो अब जो प्लांट मटेरियल आ रहा है चाहे विदेशों से आ रहा है, क्वारंटाइन तो हम कर रहे हैं यहाँ, परंतु वो प्लांट जो मटेरियल डिसीज फ्री है या नहीं है या उसमें गुण है कि नहीं है जो जिसका वो क्लेम कर रहे हैं, तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमें जो है अपने स्टेट लेवल पर भी जो है एक टेस्टिंग लैब और डायग्नोस्टिक लैब की ज़रूरत है और फ्यूचर में जो है सेंटर की मदद से एक क्लीन प्लांट सेंटर की भी आवश्यकता रहेगी। तो उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि सही और जो है उच्च गुण वाले जो है पौध हमें मिले, किसी भी, चाहे एप्पल का है, चाहे सिट्रस में है, चाहे अमरूद का है, ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर गलत और बीमार पौधे हमें आ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है सारी की सारी तहस नहस हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने जो ये किया है कि फल जो है इस बार जो है वेट के हिसाब से लिया जाएगा और उसको सख्ती से लागू करने के लिए हमने अपना जो है SOP बना लिया है और मार्केट में जो है ट्रांसपोर्टेशन है या जो दूसरे और भी जो बागवानों के लिए जो करने की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, मंडियों में जो ज़रूरत है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कोशिश। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी ने आने वाले समय में विभिन्न नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, साथ ही शोध कार्यों पर भी बल दिया जाएगा। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने सोलन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर किसानों को कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कृषि व बागवानी में नौनी विश्वविद्यालय बेहतर कार्य कर रहा है, जिसका सीधा लाभ किसानों बागवानों को मिल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें डाइवर्सिफाई यूनिवर्सिटीज़ को करना पड़ेगा, मल्टी फैकल्टी करना पड़ेगा। तो उस दिशा में जो पहला कदम बढ़ाया है कि कुछ विषय फूड टेक में हमने डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है इस साल से और मास्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स में हमारा बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन
ये कोर्स इस साल से शुरू किए हैं और कुछ डिग्री की भी कुछ जगह पे जहाँ हमें लगता था वहाँ पर सीटें बढ़ाई हैं, तो ताकि 3000 से हमारी लगभग 200-3200 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक रिक्वायरमेंट है। नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में सभी तरह के कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में बी.टेक फूड टेक्नोलॉजी, एम.टेक फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे नए कोर्स विश्वविद्यालय में शुरू किए गए हैं। वहीं कोर्स में 162 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।